जय हिंद साथियों, पृथ्वी डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम साइंस का थर्ड लेक्चर लेने वाले हैं। हमें आशा है कि आपने सेकंड लेक्चर भी बहुत अच्छे से दिया है और उसके नंबर भी आपने काउंट किए होंगे। आप हमें कमेंट में उसके नंबर भी बताइएगा और आज जो आपका पेपर होता है इसके भी हमको अगले लेक्चर में नंबर बताइएगा। उसके हिसाब से हमको मालूम पड़ेगा कि आप कितना अच्छे से कर पा रहे हैं। अभी हम यहाँ पे जब प्रश्न पेपर कैसे सोल्व करेंगे इसका प्रोसेस बता देता हूँ। आप सबको लिंक में OMR शीट दे रखी है, वो आपने शायद डाउनलोड भी कर ली होगी। उसमें आपको अपने क्वेश्चन सर्कल करना है। अब आप जितने भी सही करते हैं उसकी क्वांटिटी जो है हमको आपको बताना है, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करें प्रश्न पत्र। ये OMR शीट का फॉर्मेट है। अभी हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम समझते हैं। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। एक सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है। आपसे क्या पूछा है, सदिश राशि। तो सदिश राशि क्या होती है, जिसमें दिशा की आवश्यकता होती है उसको सदिश राशि बोलते हैं। जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है उसको अदिश राशि बोलते हैं। तो यहाँ पे अपने पास चार ऑप्शन है, संवेग, दाब, ऊर्जा, कार्य। चार ऑप्शन क्या है, संवेग, दाब, ऊर्जा, कार्य। तो सबसे पहले समझ लेते हैं। देखो, दाब होता है एक अदिश राशि। कैसी राशि है, अदिश राशि, क्योंकि इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, ऊर्जा। ये अदिश राशि है। और कार्य क्या हो गया, ये भी एक अदिश राशि है। तो हमारा लास्ट ऑप्शन क्या बचा, संवेग। ये एक सदिश राशि है। अब संवेग क्या होता है ये समझ लीजिए आप। वेग और जब द्रव्यमान का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा संवेग। वेग और द्रव्यमान का गुणा करने पे क्या प्राप्त होगा, संवेग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। मेरे साथ में जुड़े हैं मनीष जी। मनीष जी जुड़े हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने देख लिया, सदिश राशि पूछी है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कवर हुआ। इसका आंसर क्या आया था, इसका आंसर क्या आया था, एक मिनट। इसका आंसर आया था संवेग, क्योंकि संवेग में दिशा की आवश्यकता होती है और दिशा जब भी होगी उसमें वेक्टर लगेगा। और ये जोड़ घटाव के नियम का पालन नहीं करती है, ये त्रिकोण के नियम का पालन करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आएंगे। ताप का एसआई मात्रक क्या है। तो सबसे पहले आप ताप को समझ ले। ताप क्या होता है, किसी वस्तु के ठंडे या गर्म होने की दशा क्या कहलाती है, ताप। जो वस्तु उष्ण होगी, उष्ण, उसका ताप क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा, अधिक। और जो वस्तु ठंडी होगी उसका ताप क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे ताप का मात्रक पूछा है, वो भी एसआई में। तो ताप का एसआई मात्रक क्या होगा, चार ऑप्शन देखते हैं। केल्विन, सेल्सियस, सेंटीग्रेड, जूल। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है केल्विन, सेल्सियस, सेंटीग्रेड, जूल। तो आप मुझे बताइए ऑप्शन में सेकेंड का ए आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल। अभी हम देख लेते हैं। हमारे जो एसआई मात्रक होते हैं उसमें मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, 7। कितनी है, 7। उसमें हम देखते हैं तो उसमें से ताप भी एक है, और ताप को हम किस में नापेंगे, केल्विन में। इसका एसआई मात्रक आएगा केल्विन। अब आप बोलेंगे सेंटीग्रेड और सेल्सियस फिर क्या है, सेल्सियस में भी ताप मापते हैं लेकिन वो एसआई यूनिट नहीं है। लेकिन हमको यहाँ पे एसआई यूनिट चाहिए तो वो केल्विन आएगा, ठीक है। अब बात करेंगे सेल्सियस की। ये ताप का पैमाना है, और पहले क्या होता था, सेल्सियस को सेंटीग्रेड कहते थे। अब उसका नाम क्या रख दिया हमने, सेल्सियस रख दिया। अब बात करेंगे यहाँ फोर्थ ऑप्शन की, जूल की। तो जूल क्या होगा, ये ऊष्मा का मात्रक है। किसका मात्रक है, ऊष्मा का। तो इसका कोई इससे रिलेशन नहीं है ताप का, ठीक है। क्लियर हुआ। अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं मैं, आप मुझे जवाब दीजिए। डॉक्टरी थर्मामीटर में कौन सी धातु का यूज करते हैं। मैं ऑप्शन आपके पढ़ रहा हूं, बताइए। रोहित जी, राजकुमार जी, पवन जी, बताइए। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूं।
डॉक्टरी थर्मामीटर में किस तत्व का यूज करते हैं, किस धातु का यूज करते हैं? बताइए, डॉक्टरी थर्मामीटर में किस धातु का यूज करेंगे, ठीक है, और उससे हम मानव शरीर का ताप नापते हैं। बताइए मुझे ऑप्शन में, रोहित जी, राजकुमार जी, बहुत से स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं, बताइए डॉक्टरी थर्मामीटर में किस धातु का उपयोग करेंगे अपन? इसका आंसर आएगा पारा। पारा मतलब मरकरी। ऐसा क्यों करते हैं हम? पारा क्योंकि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसमें लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, वो जमता नहीं है और वो चमकीला होता है। कैसा होता है? चमकीला। अब चमकीला होगा तो वो हमको कांच में आसानी से दिख जाएगा और उसका प्रसार हो जाता है, यानी जब उसमें टेम्परेचर इस टाइप का थर्मामीटर रहेगा तो पारा क्या होता है कि टेम्परेचर के हिसाब से फैलता है, उससे हम क्या करते हैं, उसको नोट कर लेते हैं और मानव शरीर का ताप मापते हैं। क्लियर हुआ? तो इसका ताप का आपको आंसर क्लियर? ठीक है, अगला देखते हैं। वायु में ध्वनि का वेग है, प्रश्न क्या है? वायु में ध्वनि का वेग है 330 मीटर, 320 मीटर, 310 मीटर, 332 मीटर पर सेकेंड। वापिस ऑप्शन बोल रहा हूं, 330 मीटर पर सेकेंड, 320 मीटर पर सेकेंड, 110 मीटर पर सेकेंड, 320, 332 मीटर पर सेकेंड। चार ऑप्शन है। सबसे पहले आप ध्वनि को समझ लीजिए, ध्वनि क्या है, जब तक आप मुझे आंसर भी बताइए। ध्वनि क्या है? किसी भी वस्तु में कंपन होगा। किसमें कंपन होगा? वस्तु में। क्या होता है? कंपन, तो पैदा होती है ध्वनि। वस्तु में कंपन होने से क्या पैदा होती है? ध्वनि। अब ये ध्वनि है, ये माध्यम के हिसाब से चलती है, माध्यम। अब ध्वनि के लिए क्या माध्यम हो सकते हैं? ठोस, द्रव, गैस। ये तीन माध्यम में ध्वनि चलती है, लेकिन यहाँ पे हमको ये भी पता होना चाहिए ठोस में सबसे ज्यादा, फिर द्रव में, फिर गैस में। मतलब ध्वनि सबसे ज्यादा किस में चलेगी? ठोस में, फिर उससे कम द्रव में, फिर सबसे कम गैस में। तो ये हो गया। तो अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा है? वायु में। तो वायु क्या है? गैस है। यहाँ पे हमको एक संख्या याद करनी है, तो इससे हम इसका आंसर दे पाएंगे। तो इसका एग्जैक्टली आंसर होगा, बताइए मुझे, बताइए। वायु में ध्वनि का वेग होगा 332, बिल्कुल राइट है, 332 रहेगा, ठीक है, क्योंकि वायु जो रहती है गैस है। जबकि हम लोहे में बात करेंगे तो 5100 के करीब रहती है, 5100 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, और एल्यूमिनियम में सर्वाधिक रहती है क्योंकि वो ठोस है, और वायु क्या है? गैस है। तो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ पे बनता है? जो प्रतिबिंब होता है, हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमारी आंखों के कहाँ पर बनता है? क्वेश्चन पूछा है। पहला ऑप्शन है कार्निया, दूसरा है आइरिस, तीसरा प्यूपिल, चौथा रेटिना। पहला कार्निया, दूसरा आइरिस, तीसरा प्यूपिल और चौथा रेटिना। तो हम बात करेंगे कि मनुष्य का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। बताइए मुझे, ऑप्शन में पढ़ नहीं पा रहा हूं आपका, बताइए थोड़ा सा जल्दी। राज जी जुड़े हैं, रोहित जी जुड़े हैं, देवराज जी जुड़े हैं, ठीक है। मनुष्य का आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो सबसे पहले हम चारों ऑप्शन को समझ लेते हैं। कार्निया, जब हम नेत्र दान करते हैं तो हम किस चीज का दान करते हैं? कार्निया का। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि ये पूरी आंख है। कार्निया जो होता है वो एक बड़ा हिस्सा है। आइरिस क्या होता है? आइरिस लेंस के ऊपर एक परत होती है, मतलब एक तरह का शटर होता है, जैसे कैमरे में शटर होता है वैसे हमारी आंखों के प्रकाश जाने का ये कंट्रोल करता है। तीसरा प्यूपिल मतलब पुतली, आंखों की पुतली, तो ये भी नहीं होगा। जो रेटिना होता है, यहाँ पे आपकी इमेज बनती है। क्या बनती है? इमेज, इसको बोलते हैं रेटिना। और रेटिना पे जब इमेज बनेगी तो वो उल्टी बनेगी और मस्तिष्क में जाने पे सीधी हो जाएगी। यहाँ पे बनेगी वास्तविक उल्टा। कैसी बनेगी? जो हमारी इमेज बनेगी वास्तविक बनेगी और उल्टी बनेगी, लेकिन जैसे ही मस्तिष्क में जाएगी वो सीधी हो जाएगी। तो कहाँ पे बन रहा है प्रतिबिंब? रेटिना पे, ठीक है। ये आंखों का एक हिस्सा है। अगला देखते हैं। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। चार ऑप्शन आपको मिले हैं, मुझे यहाँ पे जवाब भी देते रहिए आप। चार ऑप्शन है, इस्पात, नर्म लोहे, तांबा, चांदी।
ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑप्शन को समझ लेते हैं, उस हिसाब से मैं हिंट दूंगा आपको, आंसर आपको बताना है। चांदी अनुचुंबकीय पदार्थ है, कैसा पदार्थ है? अनुचुंबकीय, तो इससे चुंबक नहीं बना पाएंगे। तांबा अनुचुंबकीय पदार्थ है, नहीं बना पाएंगे। अब ऑप्शन कितने बचे? 2 ऑप्शन, इसमें से हमको एक के साथ में जाना है। तो चुंबक की बात हो रही है, तो चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्थायी और अस्थायी। ये कौन से चुंबक की बात कर रहा है? ये कृत्रिम चुंबक की बात कर रहा है। कैसे चुंबक? कृत्रिम चुंबक, यानी आर्टिफिशियल मैग्नेट की बात हो रही है। आर्टिफिशियल मैग्नेट 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी और अस्थायी। स्थायी जो रहता है वो इस्पात से बनता है, और अस्थायी किससे बनेगा बताइए मुझे? बच्चे बता रहे हैं, रोहित बता रहे हैं ए, योगेश जी बता रहे हैं ए। ठीक है, अस्थायी चुंबक किसका बनेगा? नर्म लोहे का। किसका बनेगा? नर्म लोहे का। और स्थायी किसका बनेगा? इस्पात का। अब इसमें अस्थायी और स्थायी में अंतर क्या है? स्थायी जो होता है एक बार बनने के बाद में उसका चुंबकत्व खत्म नहीं होगा। इस्पात का जो बनेगा चुंबक तो वो खत्म नहीं होगा, जैसे कि, और जो अस्थायी है वो विद्युत धारा प्रवाहित बंद होने पर वो चुंबक भी खत्म हो जाएगा। जैसे विद्युत घंटी, विद्युत घंटी में क्या होता है? जब तक विद्युत प्रभावित होगी, विद्युत घंटी कार्य करेगी, कौन सा चुंबक बनेगा? अस्थायी चुंबक। ठीक है, आपके घर में पंखा चलता है तो पंखे में क्या होता है? विद्युत धारा जाती है तो एक चुंबक बनता है, वो कौन सा चुंबक होता है? अस्थायी चुंबक, जिसके कारण पंखा घूम पाता है। क्लियर हुआ है? अब देखेंगे ऐसे एलिमिनेशन से जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 4 ऑप्शन है आपके पास में, बताइए। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, फ्लेमिंग का नियम, प्रकाश विद्युत प्रभाव। परमाणु बम निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन कौन से सिद्धांत है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, फ्लेमिंग का नियम, प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब हम देखते हैं, इसको समझते हैं परमाणु बम का। परमाणु जो बम होता है, देखो परमाणु की 2 क्रियाएं होती है, एक नाभिकीय विखंडन और एक नाभिकीय संलयन। तो उसमें से जो परमाणु है वो नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है। अब पूछोगे नाभिकीय विखंडन क्या होता है? नाभिक होता है वो, एक जो नाभिक होता है उसके कई भागों में टूटने को क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन। अब ये नाभिकीय विखंड होगा तो क्या निकलेगी? ऊर्जा, और इतनी अपार ऊर्जा निकलेगी जिससे विस्फोट हो जाएगा। एक परमाणु बम फूटने पे उसका असर लाखों दिनों तक, मतलब हजारों सालों तक रहता है। ठीक है, उसकी रेडिएशन फैल जाती है, ये बहुत ही खतरनाक बम होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? नाभिकीय विखंडन। अब बात करते हैं नाभिकीय संलयन। हमारा सूर्य जो ऊर्जा और प्रकाश हमको देता है वो कौन सी क्रिया है? नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम कौन सी क्रिया पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन। फ्लेमिंग का नियम तो केमिस्ट्री से संबंधित है। ठीक है, फ्लेमिंग का नियम जो उन्होंने दिया विद्युत से रिलेटेड है। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव आइंस्टाइन ने दिया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड नहीं है। परमाणु बम से रिलेटेड क्या है? नाभिकीय विखंडन। अब देखेंगे, रडार के आविष्कारक थे। अब मुझे आंसर भी बताते रहिए। रोहित जी जुड़े हैं, नीतीश पटेल जी, देवराज जी, योगेश जी। ठीक है, रडार के आविष्कारक थे। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, कॉकरेल, ब्रिकवेट, ओटिस, वाटसन। देखो चारों नाम बहुत अजीब है, बताइए। अब बच्चे बता रहे हैं ए, बिल्कुल गलत है ये। ब्रिकवेट भी गलत है, ओटिस भी गलत है। क्या आएगा इसका? वाटसन। क्या आएगा? वाटसन। रडार के आविष्कारक कौन थे? वाटसन। अब ये रडार होता क्या है? अब मैं आपको रडार समझा देता हूं। मान लो एक वायुयान है, आकाश में उड़ रहा है। कहां पे उड़ रहा है? एक मिनट, ये वायुयान है और यहाँ हमारा एक रडार लगा हुआ है। तो रडार क्या करेगा? संकेत भेजेगा और वायुयान का पता लगा लेगा। और एक रडार वायुयान में भी लगा रहता है। ये क्या करते हैं कि इनकी एक रेंज होती है, उस रेंज में किसी भी वस्तु का पता लगा लेते हैं। जैसे कि ये सेना में यूज होता है, दुश्मन के जितने भी हथियार होते हैं और जो भी मिसाइल वगैरह होती है उसको पकड़ने का काम कौन करते हैं? रडार। और रडार की पकड़ में आ जाते हैं। लेकिन अभी कुछ ऐसी हथियार बन चुके हैं जो रडार की रेंज में ही नहीं आ पाते हैं, सुपरसोनिक मिसाइल। ठीक है, ऐसी मिसाइलें भी बन चुकी है।
अगला देखेंगे, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास में है, अब बताइए मुझे, लेक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बेरोमीटर, मैनोमीटर, बताइए बताइए, दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? लेक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बेरोमीटर, मैनोमीटर। आर्मी प्रिपरेशन, आदित्य पवार, रंजित सिंह, रोहित भूरिया, आशेंद्र परमार, बहुत सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं, दूध का घनत्व पूछा है, यानी दूध की शुद्धता, यानी दूध में फैट कितना है, वसा की मात्रा कितनी है दूध में, वो हम कैसे नापेंगे? सबसे पहले चारों ऑप्शन को समझ लेते हैं। मैनोमीटर से दाब मापेंगे, क्या नापेंगे? दाब, तो इसका आंसर ये गलत हो गया। बेरोमीटर से क्या नापेंगे? वायुमंडलीय दाब, क्या नापेंगे? वायुमंडलीय दाब का में नापेंगे बेरोमीटर से। हाइड्रोमीटर से अपन क्या नापेंगे? हाइड्रोमीटर से घनत्व नापेंगे, कौन सा घनत्व? अपेक्षित घनत्व। हाइड्रोमीटर से क्या नापेंगे? अपेक्षित घनत्व द्रव का। अब फोर्थ क्या हो गया? लेक्टोमीटर, तो दूध का घनत्व किससे नापेंगे? लेक्टोमीटर से। अब आपको इससे मालूम पड़ जाएगा कि आपका दूध की शुद्धता कितनी है, उसका घनत्व कितना है, फैट कितना है, ठीक है, ये होगा। ये अधिकतर डेयरी उद्योग में काम आता है, लेक्टोमीटर। अगला देखें, मायोपिया क्या है? अब मायोपिया क्या है आपको इंग्लिश में दे दिया है, हिंदी में यदि इसको बोलेंगे तो निकट दृष्टि दोष। अब आपको देखो यहाँ पे इंग्लिश में दे दिया और पूछ रहे हैं हिंदी में ऑप्शन, देखो दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, रतौंधी, इनमें से कोई नहीं, तो सबको मालूम पड़ गया होगा, अभी तो मैंने लिख ही दिया है। मायोपिया किससे संबंधित है? निकट दृष्टि दोष से। अब इसमें क्या होता है निकट दृष्टि दोष में? व्यक्ति को निकट का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता है। निकट दृष्टि दोष में कहाँ का नहीं दिखाई देता है? दूर का, दूर का नहीं दिखाई देता है। कौन से दोष में? निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखाई देगा। अब इसके लिए अब उपचार क्या करेंगे अपन क्या करेंगे? अवतल लेंस लगाएंगे, अवतल लेंस। ये अवतल लेंस से हम क्या करेंगे? जो इमेज बन रही है, इमेज को सही पोजीशन पे लाएंगे, जो रेटिना पे इमेज बन रही है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे हम लाएंगे। क्योंकि ये प्रश्न ही ऐसा था कि इंग्लिश में पूछा है, आपको हिंदी में बताना था, तो इसके लिए मैंने डायरेक्ट आपको लिख दिया समझाने के लिए। अब रतौंधी क्या होती है? रतौंधी तो एक बीमारी है जो विटामिन से होती है। कौन सा विटामिन? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाएगा? रतौंधी। अब विटामिन ए आपको किस में मिलेगा? फलों में मिलेगा, सेब, आम, पपीता, ऐसे फलों में मिलेगा। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। अब इसमें आपको कौन सा लेंस लगाना है? उत्तल। कौन सा लेंस लगाना है? उत्तल, क्योंकि आपने इसमें उत्तल लगा लिया, अब उसमें क्या लगाना है? उत्तल लगाना है, पोजीशन को सही करने के लिए, ठीक है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? प्राथमिक रंग पूछा है, ऑप्शन बताइए मुझे, ठीक है। रोहित जी बैठे हैं मेरे साथ में, नीतीश जी, देवराज, एस क्लासेस, बहुत सारे बच्चे मेरे साथ में हैं, जुड़े हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? हरा, पीला, लाल, नीला। प्राथमिक रंग कितने होते हैं पहले ये बताइए? 3 प्राथमिक रंग होते हैं। कितने? 3। उन तीनों यहाँ पे दे रखे हैं, चौथा अलग दे रखा है, तो आपको कौन सा पहचानना है? चौथा। तो इसका क्या आएगा? हरा, पीला, लाल, नीला। तो मुझे ऑप्शन बताइए। आर्मी लवर बता रहे हैं ए, बिल्कुल गलत। रोहित भूरिया बता रहे हैं सी, बिल्कुल गलत। आर्मी लवर बता रहे हैं ए, बिल्कुल गलत। बताइए, आपसे ही पूछना चाह रहा हूं मैं। योगेश धाकड़ जी बता रहे हैं बी, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? बी, पीला। क्योंकि जो 3 प्राथमिक रंग होते हैं वो कौन से होते हैं? ग्रीन, रेड और ब्लू। तो GRB याद रखना, GRB, ग्रीन, रेड, ब्लू। तो यहाँ हो गया हरा, लाल, नीला। क्लियर हुआ? प्राथमिक रंग। अब प्राथमिक रंग क्या होते हैं? इनकी मदद से हम सारे रंग बना सकते हैं, उसी को प्राथमिक रंग बोलते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? अब क्या पूछा आपसे? ऑक्सीजन। तो सबसे पहले आपको इसके रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए, तो आप ऑक्सीजन का पता लगा पाएंगे। क्योंकि इनका जब निर्माण होता है तो कौन से तत्व जुड़ते हैं उसके आधार पर आप बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो सीमेंट होता है चूना पत्थर से बनता है। किससे बनता है? चूना पत्थर, और उसमें ऑक्सीजन होगी। रेत में सिलिका और ऑक्सीजन बिल्कुल मात्रा में रहती है। अब बात करें कांच में भी ऑक्सीजन होगी। तो अब थर्ड ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही हो जाएगा, मिट्टी के तेल में।
क्लियर हुआ। अब देखते हैं अगला, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब बताइए, 4 ऑप्शन है, 2, 8, 18, 6। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ए ऑप्शन में 2, 8, 18, 6। ठीक है, परमाणु किसी भी तत्व का सबसे छोटा पदार्थ होता है जिसमें 3 कण पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ बात कर रहे हैं कि बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं परमाणु में। अब बताइए, तो कोई भी परमाणु है, कोई भी परमाणु है वो स्थायी होना चाहता है। कैसा होना चाहता है, स्थायी होना चाहता है। तो स्थायी होने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, बाहर 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको स्थायी होने के लिए। अब किसी के पास में कम है तो वो क्या कोशिश करेगा कि मुझे और इलेक्ट्रॉन मिल जाए, किसी के पास ज्यादा है तो वो किसी को दान भी कर सकता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। मेरे को आंसर बिल्कुल सही मिल रहा है, यहाँ पे क्या आएगा, 8। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें बाह्यतम कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन है। किस तत्व में केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, इस तत्व में बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है, उसका नाम बताइए। इस तत्व के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, बताइए उस तत्व का नाम बताइए। मैं ऑप्शन में पढ़ रहा हूं। अभी रोहित भूरिया जी बता रहे हैं हीलियम, बिल्कुल सही है, हीलियम। आपने बहुत सही बताया, हीलियम। क्योंकि हीलियम के अलावा बाकी सब में क्या होते हैं, 8 होने की मतलब वो कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर 8 हो जाए। अब बताइए कि ऐसे कौन से तत्व होते हैं जिनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कौन सी गैसें हैं, उन गैसों का नाम बताइए। ऐसी कौन सी गैसें हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन 8 होते रहते हैं। इसके लिए वो निष्क्रिय होती है। कैसी होती है, निष्क्रिय, निष्क्रिय या फिर अक्रिय। कैसी होती है, अक्रिय। उन गैसों का नाम बताइए। उन गैसों की संख्या है 6। उनको निष्क्रिय गैस बोलते हैं, जैसे हीलियम हो गया, ठीक है, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया। ये इस टाइप की जो गैसें हैं ये क्या है, निष्क्रिय है। ठीक है, अब आगे देखेंगे रेडियोधर्मिता की खोज किसने करी। रेडियोधर्मिता की खोज किसने करी, तो सबसे पहले रेडियोधर्मिता को समझ लेते हैं। रेडियोधर्मिता वो गुण है जिसमें कोई तत्व रेडियो एक्टिव पदार्थ का उत्सर्जन करता रहता है। किसका उत्सर्जन करता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ। ये रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं, एक तरह का उत्सर्जन होता है। इसमें अल्फा बीटा गामा जो किरणें होती हैं वो निकलती रहती हैं, तत्व से निकलती रहती है। कब तक निकलेगी, जब तक कि उसकी रेडियो एक्टिविटी खत्म नहीं हो जाए, तब तक निकलेगी। लास्ट में क्या बनेगा, शीशा बनेगा। क्या बनेगा, शीशा। जो तत्व है पूरे रेडियो एक्टिव पदार्थ बाहर निकाल देगा तो क्या बच जाएगा, शीशा। तो अब ये पूछ रहे हैं रेडियो धर्मिता की खोज किसने करी, तो यहाँ पे आ रहे हैं रदरफोर्ड, इसने परमाणु की खोज करी। बिल्कुल, ये तो गलत ही हो जाएगा। ठीक है, हेनरी बेकुलर, रोएंटजन, एक्स किरणों की खोज करी। रोएंटजन ने किसकी खोज करी, एक्स किरणों की खोज करी। एक्स किरणें कहाँ काम आती है, एक्स किरणें आपकी चिकित्सा में काम आती है, एक्सरे लेने के लिए। कहाँ पे काम होती है, एक्सरे लेने के लिए। आइंस्टाइन ने क्या करा, प्रकाश विद्युत प्रभाव और सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, आइंस्टाइन ने। अब आपका ऑप्शन क्या बच गया, बेकुलर। बेकुलर ने क्या किया, रेडियोधर्मिता की खोज करी। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, बी। ठीक है, अगले में आते हैं। लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत होता है। क्या पूछा है, लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत होता है। लेड मतलब क्या हो गया, शीशा। अब आपको मालूम होगा आपके घर में जो पेंसिल आप यूज करते हैं उसमें क्या होता है। ठीक है, बताइए लेड पेंसिल में क्या होता है। मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूं, मेरे साथ में बहुत से बच्चे जुड़े हैं, रोहित जी, नीतीश जी, आदित्य जी, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हैं। बताइए लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत होता है, इसका आंसर क्या आएगा। क्योंकि लेड पेंसिल जो होती है ये बनी होती है ग्रेफाइट की। किसकी बनेगी, ग्रेफाइट की। लेड पेंसिल किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की। तो उसमें लेड पेंसिल में लेड 0% होता है। कितना होता है, 0%। इसका आंसर क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0। ऐसा क्यों होगा, 0 क्यों आएगा, क्योंकि लेड पेंसिल जो है उसमें हम पूरी तरीके से ग्रेफाइट ही यूज करते हैं, लेड उसमें नहीं होता है। और ग्रेफाइट कैसी धातु है, कैसी अधातु है। ग्रेफाइट क्या है, एक अधातु है, लेकिन कैसी है, इसमें विद्युत की चालकता होती है। एकमात्र ऐसी अधातु है जिसमें विद्युत प्रभावित होगी।
विद्युत निकलेगी, क्योंकि अधातु में विद्युत प्रभावित नहीं होती है, लेकिन ग्रेफाइट में होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्लियर हुआ आपको 0। अगला देखते हैं, चीली सीरा किसका सामान्य नाम है? क्या पूछा है? चीली सीरा। आपको इसका नाम बताने हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कोई कुछ पूछ रहा है क्या सर क्लास का टाइम क्या होगा? अब कल से आपका जो टाइम होगा 8 बजे होगा, बिल्कुल हम टाइम पे आपको मिलेंगे और हम सारे क्वेश्चन को ऐसे ही डिस्कस करेंगे। चीली सीरा किसका नाम में है? पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्या हटाना है? इनमें से कोई नहीं। अब आपके पास में कितने ऑप्शन बचे हैं? 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन में से आपको लगाना है। तो चीली सीरा की बात होता है तो कैल्शियम हड्डी का एक तत्व है। किसका तत्व है? हड्डी का। इससे आपकी हड्डियां मजबूत होती है और ये पाया जाता है चूना में। चूने में कैल्शियम पाया जाता है। तो अब आपके पास में ऑप्शन कितने बचे? 2। अब 2 ऑप्शन में से आपको एक सही करना है। तो इसके लिए आप जो है थोड़ा सा आपको हिंट भी मैंने दे दी कि 2 ऑप्शन तो हटा दिया अपन ने। अब कितने बचे? 2। तो इसमें ऑप्शन आएगा पोटेशियम नाइट्रेट, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? चीली सीरा बोलते हैं। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से सीमेंट का मुख्य संघटक है। जब सीमेंट बनती है तो उसमें क्या क्या डालते हैं, उसके घटक क्या क्या हो सकते हैं, इसको हम क्लियर करते हैं। जिप्सम, चूना पत्थर, राख, मटियार, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो बात करें जिप्सम, जिप्सम एक पदार्थ है जो अधिकतर पेरिस में पाया जाता है, फ्रांस के पेरिस में, और इससे हम बनाते हैं पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप सबने देखा होगा घर की छत पे जो पीओपी का काम होता है उसमें क्या लगता है? पीओपी। डॉक्टर हड्डी जोड़ने के लिए भी पीओपी का यूज करते हैं, मूर्तिकार मूर्ति बनाते हैं पीओपी से। तो सीमेंट में तो हम पीओपी बिल्कुल डाल नहीं सकते हैं क्योंकि सफेद पदार्थ है ये, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब बात करेंगे राख की, तो राख जो है वो हम इसमें सीमेंट में नहीं मिलाते हैं, ईंट बनाने के लिए मिलाते हैं, ईंट में मिलाते हैं, सीमेंट में नहीं मिलाते, मटियार भी नहीं मिलाएंगे। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? चूना पत्थर। क्योंकि चूना पत्थर होता है, इसको यदि हम बहुत ज्यादा मात्रा में गर्म करते हैं और उसमें कुछ अन्य पदार्थ भी मिलाते हैं तो वो सीमेंट बन जाती है। क्लियर हुआ? ये हो गया, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे। अगला देखें, कैलोरीमीटर बनाया जाता है। कैलोरीमीटर बनाया जाता है, 4 ऑप्शन आपको मिले हैं, बताइए। लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी। 4 ऑप्शन क्या है? लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी। अब इसमें से हम बात करेंगे कि किससे बनाया जाएगा कैलोरीमीटर। पहले तो हम समझ लेते हैं कैलोरीमीटर क्यों बनाया जाता है। ऊष्मा मापने के लिए। क्या मापने के लिए? ऊष्मा। ऊष्मा मतलब हीट। हीट को मापने के लिए हम कैलोरीमीटर का उपयोग करेंगे। अब जो होता है, हम कौन सा धातु लेंगे? इसमें लोहा एक कैंसिल हो जाएगा, एल्यूमिनियम भी कैंसिल, चांदी भी कैंसिल। अब इसका सही आंसर क्या आया? तांबा। तो आपको याद रखना है कैलोरीमीटर कैसे बनाएंगे? तांबा के लिए। शरीर के टेम्परेचर को कैसे नापते हैं? कैलोरी में। शरीर के टेम्परेचर में जो आप भोजन करते हैं उसकी माप किस में होती है? कैलोरी में। कैलोरी। आपको कैलोरी मतलब एनर्जी विभिन्न पदार्थों से मिलती है, जैसे ग्लूकोज, प्रोटीन और वसा। सबसे ज्यादा आपको कैलोरी जो प्राप्त होती है वो होती है कार्बोहाइड्रेट से। किससे? कार्बोहाइड्रेट से, फिर प्रोटीन और फिर वसा। लेकिन आपसे क्वेश्चन यदि पूछें प्रति ग्राम कैलोरी सब सर्वाधिक होती है तो उसका आंसर आएगा वसा। 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी आपको प्राप्त होगी और 1 ग्राम ग्लूकोज से 4 किलो कैलोरी आपको प्राप्त होगी। तो सर्वाधिक कैलोरी किससे मिलेगी? वसा से। लेकिन आप भोजन में क्या वसा लेते हैं? आप भोजन में क्या लेते हैं? अधिकतर कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, लगभग 70% के करीब। ठीक है, क्योंकि ये आपके मस्तिष्क को चलाने के लिए ग्लूकोज चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे देखते हैं, सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सोना को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाते हैं अपन? 4 ऑप्शन देख लेते हैं। लोहा, निकिल, तांबा, सीसा। तो अब देखो ऑप्शन से आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे जब आपको उस तत्व की प्रॉपर्टी पता होगी। तो हम देखते हैं यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? सोने की। तो सोना क्या यूज होता है? आभूषण बनाने में, यानी ये होता है महिलाओं के लिए जो भी आभूषण बनते हैं, सिक्के जो भी बनते हैं, उसमें क्या यूज करते हैं? सोना। अब सोने तो बहुत नरम होता है, उसको डायरेक्ट यूज तो करेंगे नहीं, क्या मिलाएंगे? लोहा मिलाएंगे नहीं क्योंकि उसमें जंग लग जाएगी, कैंसल हो गया। निकिल भी लोहे ही जैसा ही है तो ये भी कैंसल हुआ। अब बचा तांबा और सीसा। तो सीसा एक कुचालक धातु है तो ये भी नहीं मिलाएंगे, बचा क्या? तांबा। अब तांबा इसमें मिला के इसको मजबूती प्रदान करते हैं, मजबूती। क्योंकि यदि लोहा रहे सोना रहेगा नॉर्मल तो उसको हम आभूषण नहीं बना सकते, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं? तांबा मिलाएंगे। और सोने की शुद्धता काय में नापते हैं?
कैरेट में, किसमें नापते हैं? कैरेट में। तो 24 कैरेट का जो सोना होता है वो सबसे शुद्ध होता है, लेकिन ये हमारे नॉर्मल यूज में नहीं आ पाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें कुछ तांबा मिला देंगे और उसके आभूषण बना लेंगे। अगला देखते हैं एलपीजी। प्रश्न क्या पूछ रहा है? एलपीजी का मुख्य घटक है, मुझे बताइए। अब यहाँ पे आंसर भी बताइए। सर निकिल क्या होता है? निकिल एक तरह का धातु है जो लोहे के समान है, ठीक है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी का मुख्य घटक पूछा है आपसे, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनमें से कोई नहीं हटा देंगे। अब आपके पास में कितने ऑप्शन बचे? 3। 3 में से आपको एक पता लगाना है। सबसे पहले मैं एलपीजी बता देता हूँ क्या होता है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित पेट्रोलियम गैस, ठीक है। अब ये क्या होता है? जीवाश्म ईंधन है। कैसा ईंधन है? जीवाश्म ईंधन है। और ये कहाँ पे मिलेगा? जहां पे पेट्रोलियम क्षेत्र होते हैं उसके ऊपर एक गैस की परत पाई जाती है, तो जहां से पेट्रोल निकलेगा वहां से क्या निकलेगी? पेट्रोलियम गैस भी निकलेगी, दोनों एक ही साथ मिलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे मीथेन। मीथेन तो बायोगैस में होता है। किसमें? बायोगैस में। तो इसका ये कैंसिल हो गया। मीथेन कहाँ पे होता है? बायोगैस में। इथेन, इथेन तो अपन इसमें यूज ही नहीं करेंगे, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ब्यूटेन। ब्यूटेन के साथ में क्या मिलाएंगे? प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण क्या कहलाता है? एलपीजी। और ये एलपीजी बहुत ही सुरक्षित होती है और इसमें कैलोरी मान भी इसका उच्च होता है। घरों में, रसोई घर में हम इसका यूज अधिकतर करते हैं, क्योंकि हम दूसरी चीज जलाएंगे तो उसका कैलोरी मान कम होता है। जैसे कोयले, कोयले का कैलोरी मान कम होता है और वो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। इसके लिए हम घरों में क्या करते हैं? आदर्श एलपीजी का उपयोग करते हैं, ठीक है। ये सुरक्षित है, लाने ले जाने के लिए आसानी होती है, ठीक है। तो इसका हो गया क्लियर। प्रश्न 20, वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? वायुयान और रॉकेट बनाने में, अब आपको मालूम है वायुयान कहाँ पे उड़ते हैं? आकाश में। वहां पे हम भारी धातु यूज नहीं कर सकते हैं, तो हम निकिल को तो हटा देते हैं, इसमें से कैंसिल हो गया। तांबे को भी हटाएंगे, वो भी भारी है। सीसा, सीसा ऐसी धातु है जो कुछ अलग है, इसको भी हटा दो। और हमको ऐसी धातु चाहिए जो हल्की भी हो और मजबूत भी हो, हल्की और मजबूत। तो उसमें से हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाता है? एल्यूमिनियम। लेकिन क्या एल्यूमिनियम से बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। एल्यूमिनियम में कुछ और तत्व भी मिलाएंगे, लेकिन मुख्यतः क्या रहेगा उसमें? एल्यूमिनियम। तो वायुयान और रॉकेट का ढांचा जो बनता है एल्यूमिनियम से लगभग तैयार करेंगे। क्लियर हुआ? ये हो गया। तो आप यदि एलिमिनेशन कर लेते हैं तो साइंस में आप अच्छे से कर पाएंगे। कुछ बच्चे मेरे साथ में अभी नए भी जुड़े हैं, डीबू कुमार, रोहित जी, असलम जी, नीतीश जी, आशेंद्र जी, बहुत सारे बच्चे, सबका स्वागत है। ऐसे ही हम टोटल एलिमिनेशन मेथड से ही सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अब आ गया है बायोलॉजी का सेगमेंट, अब सारे क्वेश्चन बायोलॉजी के आएंगे, ठीक है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? अब बात आ रही है यहाँ चारों ऑप्शन की, तो मैं चारों ऑप्शन आपको क्लियर कर दूं। अरस्तु, अरस्तु तो जीव विज्ञान के पिता है। अरस्तु किसके पिता है? जीव विज्ञान के पिता है और जंतु विज्ञान के पिता है, तो ये आंसर गलत आ जाएगा। थियोफ्रेस्टस की बात करें तो ये वनस्पति विज्ञान के जनक है और ये वनस्पति विज्ञान के पिता कहलाते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं गैलन, तो गैलन तो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। अब बात यहाँ पे क्या निकल के आया? सी आंसर। हिपोक्रेटस, जो एमबीबीएस बच्चे करते हैं, एमबीबीएस करने वाले बच्चों को इनकी शपथ दिलाई जाती है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं चिकित्सा के ऊपर और हिपोक्रेटस को क्या मानते हैं? चिकित्सा शास्त्र का पिता, ठीक है। बहुत सारी रिसर्च करने के बाद में इन्होंने मानव शरीर के बारे में, बीमारियों के बारे में बताया, ठीक है। तो इनको, हिपोक्रेटस को क्या मानते हैं? चिकित्सा शास्त्र का पिता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर में श्वसन अंग कौन सा है? तो हमको देखते से पता लग जाएगा, इसमें ऐसे क्वेश्चन तो हमको पहली नजर में कर देना चाहिए। देखते हैं श्वसन अंग क्या होता है मनुष्य शरीर में। किसी भी जीव में एक तंत्र पाया जाता है जो ऑक्सीजन लेने और छोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। ये ऐसा तंत्र क्या कहलाता है? श्वसन तंत्र। अब श्वसन तंत्र के मुख्य अंग पूछे आपसे, तो श्वसन तंत्र में मुख्य अंग क्या होगा? गुर्दा। गुर्दा होगा क्या? बिल्कुल गलत, क्योंकि गुर्दा रक्त को साफ करने का कार्य करता है, तो कैंसल। अब बात करेंगे आंत। आंत तो भोजन को पचाने का काम करती है और इसमें भोजन का पाचन होता है, तो ये भी कैंसल। गलफड़े, तो हमसे किसका पूछा है? मनुष्य का। गलफड़े तो मछली से संबंधित है, मछली में जो श्वसन होगा किससे होगा? गलफड़े से। तो ऑप्शन क्या है अपना? फेफड़े। फेफड़े होते हैं हमारे, एक जोड़ी फेफड़े होते हैं जो सांस लेने और छोड़ने का कार्य करते हैं।
अब हम सांस क्यों लेते हैं, इसका भी एक रीजन बता देता हूँ। क्योंकि हमारे शरीर में चाहिए हमको एनर्जी, और एनर्जी हमको कब प्राप्त होगी, जब हमारा जो भोजन होगा उसका दहन होगा। एक सेकंड, जो भोजन है उसका दहन, उस भोजन का दहन होता है, उसके लिए हमको चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए हम क्या करेंगे, सांस लेंगे और छोड़ेंगे। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन में पूछ लेता हूं, चलो एक क्वेश्चन में पूछ लेता हूं, उसका जवाब दो। एक सेकंड, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ लेता हूं। मनुष्य सांस लेता है तो उसमें 21% ऑक्सीजन होती है। कितने परसेंट, 21%। लेकिन जब वो वापस छोड़ता है सांस तो उसमें कितने परसेंट ऑक्सीजन होती है, बताइए। जब उन्होंने लिया था ऑक्सीजन तो कितने परसेंट थी, 21%। जब उन्होंने इसको मुक्त करा वायुमंडल में तो कितने परसेंट ऑक्सीजन बचेगी, अब बताओ। चलो ऑप्शन में पढ़ रहा हूँ, रोहित जी, संदीप वर्मा जी, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं। ये क्लोम पूछ रहे हैं, क्लोम क्या होता है, क्लोम क्या होता है। ठीक है, अब बता रहे हैं 17%। एस क्लासेस ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। कितने परसेंट रहेगा, 17%। ठीक है, कितने परसेंट, 17%। गल, ये तो गलफड़े हैं, इसको गिल्स बोलेंगे, क्लोम नहीं बोलेंगे, गिल्स। ठीक है, इसको क्लोम भी बोलते हैं, गिल्स। गलफड़े मछली में श्वसन के लिए तंत्र पाया जाता है, क्योंकि मछली क्या होती है, पानी की ऑक्सीजन यूज करेगी, और पानी की ऑक्सीजन यूज करने के लिए उसमें गलफड़े होंगे। ठीक है ना, ये हो गया। तो यहाँ पे जब हम सांस लेते हैं 21% ऑक्सीजन, छोड़ते हैं तो 17%, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन लेंगे, ये हो गया। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन अब पूछा है पसलियां होती क्यों है। पसलियां इसके लिए होती है कि हमारे फेफड़े की सुरक्षा करें, हमारे हृदय की सुरक्षा करें। इसके लिए एक ढांचा पाया जाता है पसलियों का, जिसमें दोनों तरफ 12-12 पसलियां होती हैं। तो आपको पूरी टोटल संख्या पूछी है, तो बताइए पसलियों की संख्या कितनी होगी, कितनी हो सकती है, 10 होगी क्या, बिल्कुल गलत, 5-5 थोड़ी होगी, 14, 7-7 भी नहीं होती दोनों तरफ, 36 भी नहीं। क्या आया आंसर, 24। क्योंकि हमारी जो 24 पसलियां हैं हमारे फेफड़े को सुरक्षा देती है, और 12 इस साइड लेफ्ट, 12 राइट साइड, टोटल संख्या में हो गई। ठीक है, रोहित जी जुड़े हैं, पीहू सिन्हा, रोहित जी किसने दिया है आंसर सही, रितेश जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। ऐसे आप आंसर देते चलेंगे तो इससे क्या है कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, क्योंकि आप जो चीज लिख देते हैं वो हमेशा छप जाती है। ठीक है, वो इसके लिए आप क्या करो, मेरे साथ में लिखते रहो, क्योंकि आप सुनने में तो एक बार भूल जाओगे लेकिन लिखने में नहीं भूलोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन में हम देखते हैं, रेबीज के टीके का खोज किसने की थी। 4 ऑप्शन दिए हैं रेबीज के टीके, इसको भी एलिमिनेशन करेंगे अपन, बिल्कुल करते हैं। देखो लेमार्क, लेमार्क तो बहुत पुराने वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या बताया है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया है। डार्विन भी विकास का सिद्धांत, इन्होंने विकास का सिद्धांत दिया, इसने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब बचे रॉबर्ट कोच और लुई पास्चर, तो इसमें रॉबर्ट कोच भी गलत हो जाएंगे, क्या बचा, लुई पास्चर। अब सबसे पहले हम टीके की बात कर रहे हैं, तो टीका मतलब होता है वैक्सीन। अब वैक्सीन क्या होता है, क्या होता है कि हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की प्राकृतिक क्षमता पाई जाती है। अब क्या होता है कि कुछ ऐसी बीमारी होती है जो हमारी प्राकृतिक क्षमता जो होती है उसके बाद भी हमको हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, बाहर से एक इंजेक्शन लेते हैं जो हमारी मांसपेशियों में लगाया जाता है। अब वो मांसपेशी से लगाएंगे इंजेक्शन, उसमें क्या होगा कि जिस बीमारी से बचना है उस बीमारी का जीवाणु ही अंदर पहुंचाते हैं, उस जीवाणु का सूक्ष्म जीव अंदर पहुंचाएंगे मृत अवस्था में। कैसी अवस्था में, मृत अवस्था में, और वो हमारी क्या तैयार कर देगा, एंटीबॉडी तैयार कर देगा। इसी को बोलते हैं वैक्सीन, यानी हमारी एंटीबॉडी बनाने के लिए हम क्या लेते हैं, वैक्सीन। तो इसकी रेबीज के टीके की खोज की इसने की, लुई पास्चर ने। और लुई पास्चर क्यों फेमस है, लुई पास्चर फेमस है पाश्चुरीकरण की क्रिया के कारण। आपके घर में जो पैकिंग का दूध आता है उसमें कौन सी क्रिया होती है, पाश्चुरीकरण, पाश्चुरीकरण। उसमें क्या होता है, दूध ज्यादा समय के लिए सुरक्षित होगा और इसका आना लाना ले जाना भी सुरक्षित रहेगा।
ठीक है, पाश्चुरीकरण, और इसको निर्जमीकरण भी बोलते हैं। निर्जमीकरण क्या है? कोई भी चीज समय के साथ में जीवाणु उसमें पैदा हो जाते हैं और वो खराब होने लगती है, तो क्या करते हैं, हम उसको गर्म कर लेते हैं, तो गर्म करने से जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, निर्जमीकरण। अगला देखते हैं, तंबाकू में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमें उत्तेजित करते हैं, उसी में से तंबाकू एक है। अब आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 3 बिल्कुल गलत, इसमें सबसे राइट आंसर आएगा निकोटीन। आपको जब भी आप ऐसे पदार्थ खरीदते हैं तो उसके ऊपर एक इंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे कि सिगरेट में, तंबाकू में एक चित्र आपको दिया रखता है कि ये हानिकारक पदार्थ है और आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, तो ये क्या है, सरकार के निर्देश के अनुसार उसमें छपते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, उत्तेजक पदार्थ है, निकोटीन पाया जाएगा। ठीक है, और आपके मुंह के लिए और आपके श्वसन तंत्र के लिए बहुत हानिकारक है ये चीजें। ठीक है, अगला देखते हैं, पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना होता है? सबसे पहले पलायन वेग को समझ लेते हैं। ऐसा वेग जिससे कोई चीज आप पृथ्वी से ऊपर फेंकेंगे और वो लौट के नहीं आती है, तो उसको क्या बोलेंगे, पलायन वेग, यानी वो पलायन कर जाएगी। अब पलायन वेग की स्पीड पूछिए आपकी, तो क्या आएगा, आंसर दीजिए, मैं देखता हूं यहाँ पे। रोहित बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं। निकोटीन तो टी में भी मिलता होता है, टी में तो कैफीन होता है। ठीक है, इसका आएगा आंसर, चलो मैं एक बार और चारों बताता हूं। देखो यहाँ पे क्या है, चारों ऑप्शन देखो, सबसे पहले चारों ऑप्शन में देखो सबसे कम क्या है, इसको कैंसिल करो क्योंकि ये वैल्यू ही गलत है। अब देखो कंपटीशन किस में है, और बी में, 7 भी हटा दो। अब इन दोनों में से कोई एक होगा, अब इन दोनों में से एक कौन सा हो सकता है, 11.2। ऐसे आपको एलिमिनेशन करना है, किलोमीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से आप किसी चीज को फेंकेंगे पृथ्वी से, तो वो कभी भी पृथ्वी पे वापस लौट के नहीं आ पाएगी। उसकी स्पीड क्या होगी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, पलायन वेग। वो पलायन हो जाएगा। पलायन मतलब होता है माइग्रेशन। अभी लॉकडाउन में लोग इधर से उधर हुए, उसको क्या बोलते हैं, पलायन। अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या कहलाता है, पलायन। और ये पलायन शिक्षा के लिए भी हो सकता है, आप एक जगह से दूसरी जगह पढ़ने जाते हैं तो वो अस्थायी पलायन है। और एक स्थायी पलायन क्या होता है कि आप एक जगह फिक्स रहने लग गए हैं, उसको क्या बोलेंगे, पलायन। ठीक है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, पूछा है, मानव शरीर का तापमान पूछा है। तो क्या होता है, किसी भी जीव में एक सामान्य ताप पाया जाता है। जैसे मैं बात करूं, बकरी में सबसे ज्यादा ताप पाया जाता है, बकरी का जो खून होता है सबसे ज्यादा गर्म होता है। ठीक है, इसी प्रकार मनुष्य में भी एक टेम्परेचर पाया जाता है। बताइए मुझे ऑप्शन, 32, 28, 33, 40। बच्चे बता रहे हैं 27, बहुत कम बता दिया। पीहू जी बताए हैं 37, पीहू शर्मा 37, राकेश जी सी बता रहे हैं मतलब 37, पीहू जी 37। ये देखेंगे आप अपन, मानव शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो सेल्सियस में पूछा आपसे, किस में पूछा है, सेल्सियस में। ये होता है 37। फ़ारेनहाइट में कितना होगा, 98.6, 98.6 फ़ारेनहाइट। केल्विन में होगा 310, केल्विन में 310, सेल्सियस में 37, फ़ारेनहाइट में 98.6 ये होगा। ठीक है, और यदि हमारे शरीर का ताप बढ़ता है तो हमको ज्वर हो जाता है, ज्वर मतलब बुखार। उस केस में हमको फिर क्या लेना पड़ती है, एंटीबायोटिक या फिर कोई भी पैरासीटामोल टेबलेट। ठीक है, किस पाचन अंग में अम्ल होता है? अब पूछा है आपको अम्ल किस पाचन अंग में होता है, तो हम पहले सारा को समझ लेते हैं। आमाशयी हमारे शरीर की एक ग्रंथि होती है, आमाशयी। आमाशयी, ठीक है, आमाशय को बाद में समझेंगे, पहले छोटी आंत को समझ लेते हैं। छोटी आंत क्या करेगी, भोजन को पचाने का कार्य करेगी, भोजन को पचाने का कार्य करेगी। इसमें अम्ल नहीं होता है, इसमें क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि अम्ल क्यों होता है, क्योंकि हम जो भी भोजन लेते हैं वो हमारी मुख्य गुहा से ले जाके कहाँ पे जाता है, आमाशय में जाता है। तो आमाशय में 1.5 लीटर के करीब गैस्ट्रिक जूस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस। इसको हिंदी में बोलते हैं जठर रस। कौन सा रस बोलेंगे, जठर रस। और जठर रस होता है 1.5 लीटर के करीब। अब आपका क्या है, भोजन आमाशय में गया, आमाशय में भोजन क्या होगा, देखो इस प्रकार रहता है आमाशय। अब जैसे आपका भोजन यहाँ गया तो यहाँ पे एक जूस निकलता है, उसका नाम क्या है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में एक अम्ल पाया जाता है HCl। क्या पाया जाएगा, HCl। एक मिनट,
HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, आपके शरीर में जीवाणुओं को नष्ट कर देगा और भोजन को अम्लीय बना देगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अपेंडिक्स क्या होता है, एक अवशेषी अंग है। जब हमारी बड़ी आंत का पिछला हिस्सा बढ़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। अब इसको क्या करते हैं, जब ये बढ़ जाता है तो ऑपरेशन के द्वारा निकाल देते हैं, क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। ठीक है, अगला क्या है, कोलोन। कोलोन बड़ी आंत का एक हिस्सा है जो पानी का अवशोषण करता है। किसका अवशोषण करता है, पानी का। आमाशय क्या है, उससे HCl निकलेगा और भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, आमाशय से। वैसे तो मुख गुहा से ग्लूकोज का हो जाता है, लेकिन मुख्यतः पाचन की प्रोसेस कहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, छोटी आंत में, और आमाशय में अम्लीय हो जाता है भोजन। क्लियर। लसिका किसका वहन करती है, ऑप्शन क्या दिया है, लसिका किसका वहन करती है। ठीक है, एसिड ये हमारे स्टोमक का हानि क्यों नहीं पहुंचाता, ये हमारे स्टोमक को हानि पहुंचाता है, बिल्कुल पहुंचाता है, लेकिन इसके लिए एक एंजाइम रहता है, उसका नाम है म्यूकस। उसका नाम है म्यूकस। वो चारों तरफ फैल जाता है और हमारे शरीर के आमाशय को बचा लेता है। कौन सा एंजाइम रहता है, म्यूकस। वो म्यूकस चारों तरफ फैल जाता है उसकी दीवार पे और हमको बचा लेता है। और ये क्वेश्चन पूछा था रोहित जी ने। ऐसे ही आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो आपको जल्दी से अन्य क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। क्या पूछा है, लसिका किसका वहन करती है, तो पहले हमको देखना क्या, हाँ पूछा है लसिका किसका वहन करती है, प्रोटीन का, हार्मोन्स का, ग्लूकोज का, वसा का। तो आप सबको मालूम है हमारे शरीर में रक्त ये कार्य करता है। क्या करता है, पदार्थों को इधर से उधर पहुंचाने का कार्य कौन करता है, रक्त। लेकिन कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनका रक्त नहीं करता है, उसका कौन करता है, लसिका। हमारे शरीर में धमनी और सिरा पाए जाते हैं, वो जो ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करते हैं। और उसी में ग्लूकोज का भी परिसंचरण होता है, हार्मोन्स का भी होता है, प्रोटीन का भी होता है। अब क्या बच गया, वसा। तो इसका आंसर आएगा डी, वसा का। वसा का जो है परिवहन कौन करेगा, लसिका करेगी। अब बात करते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है, हम जीवों की मरम्मत का कार्य करता है। जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, आप मेहनत का काम करते हैं, तो आपके शरीर की वो क्षमता है बढ़ाने का कार्य कौन करता है, प्रोटीन। हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स हमारी रासायनिक क्रिया को नियंत्रित करते हैं। जैसे शरीर में हर एक हार्मोन्स का अलग अलग कार्य होता है, तो उस प्रकार हार्मोन्स एक तरह का प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन। हार्मोन्स एक तरह का प्रोटीन होते हैं। और अब बात करें ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट से हमको क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, भोजन का आवश्यक अंग है। अगला देखेंगे, मानव में सांस वर्णक कौन सा है। अब क्या पूछा आपको, सांस वर्णक, जो हम सांस लेते हैं उसका वर्णक क्या है। तो बात करेंगे एंजाइम। एंजाइम रिलेटेड है कहीं से सांस से, बिल्कुल गलत। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज तो भोजन का एक अवयव है, ये भी गलत। अब बात करें क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पेड़ पौधों में पाया जाता है, तो ये भी गलत हो गया। बचा क्या, हीमोग्लोबिन, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या पूछा, वर्णक। अब ये वर्णक शब्द से क्या लगता है, कलर। अब हीमोग्लोबिन कौन से कलर का होता है, लाल कलर का। और हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, आरबीसी में। आरबीसी क्या करती है, ऑक्सीजन को ले जाके आपके माइटोकॉन्ड्रिया तक देती है। कहाँ तक देती है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी पैदा करता है, ऊर्जा। तो इसका आंसर क्या आया, हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये सांस वर्णक। ये वैसे क्वेश्चन ही गलत है, यहाँ पे इसको लिखना था रक्त में वर्णक कौन सा पाया जाता है, क्योंकि फेफड़े में ऐसा कोई वर्णक तो होगा नहीं। ये रक्त में वर्णक होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की कमी से आपको क्या हो जाता है, एनीमिया। ठीक है, एनीमिया ऐसा रोग है जिसमें शरीर में खून की कमी हो जाती है। ठीक है, अभी ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, तो आप सभी अपने क्वेश्चन का काउंटिंग करते रहिए और मुझे बताइए कि आप कितने सही कर पाए, और आपको कुछ और चीजें आपको करवाना है, किस प्रकार के हम क्वेश्चन ले, सेट लें, और ये हमको पूरे आप बताइए, तो हम आपके हिसाब से भी यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और मुझे काउंटिंग बताइएगा आप कल। मैं सबका काउंटिंग, सबसे पहले सेशन चालू होगा तो काउंटिंग मुझे बताना कितने सही हुए। क्या, मुझे काउंटिंग बताइएगा आप कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ताकि हम और उसमें सुधार करेंगे और चारों ऑप्शन आपको अच्छे डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। अभी नेक्स्ट सेशन भी आपका स्टार्ट होने वाला है, तो आपको उसकी टाइमिंग यूट्यूब पे मिल जाएगी, तो उसको आप देखते रहिए, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन आप करेंगे
तो आपके आगामी एग्जाम में बहुत मदद करेंगे वो। हाँ, बंद हो गया।